अनुराग ठाकुर का नाम चल रहा था, वो कंगना का नाम चल रहा था। कंगना तो मैं फिर भी सोचूं कि ठीक है, पहली बार जीती हैं, पहली बार लड़ी हैं, तो उनका नाम शायद आउट हो गया हो, लेकिन अनुराग ठाकुर इस पूरी टी पार्टी में नजर नहीं आए, ऐसा क्यों? बिल्कुल रचना, देखिए बड़ा नाम था और बड़े मंत्री थे, लेकिन इस बार जो है जो लिस्ट आई है उसमें नाम नहीं है। लेकिन खबर ये है कि 63 के आसपास जो है मंत्री मोदी कैबिनेट में हो सकते हैं, और लिस्ट में अभी 8 से 10 नाम जो है वो कम है। हो सकता है कि थोड़ी देर बाद या शाम तक कुछ और नाम जोड़े जाएं, लेकिन अगर हम देखें 2014 में जेपी नड्डा जो हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल थे, उस वक्त जो है अनुराग ठाकुर जो है मंत्रिमंडल में नहीं थे, यानी हिमाचल से एक मंत्री उस वक्त था। 2019 में अनुराग ठाकुर जो हैं उनकी एंट्री होती है, लेकिन नड्डा जी को संगठन में भेजा जाता है। तो इस बार नड्डा जी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, और ख़बर यह है कि वो राज्यसभा में लीडर ऑफ नेता के तौर पे भी रहेंगे, क्योंकि पीयूष गोयल को हो सकता है कि बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन अब अनुराग ठाकुर जो हैं या तो शाम तक कंफर्म हो जाएगा या फिर संगठन में जिम्मेदारी तो फिर दी दो जाती चेहरे है। हो जाएंगे क्या, जेपी नड्डा अनुराग ठाकुर दोनों, ऐसा क्या? अभी इसके बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन मैंने आपको पिछली 2014 से 19 और 19 से 24 की जो कहानी बताई, हिमाचल से एक चेहरा जो है वो मंत्रिमंडल में रहा है, एक संगठन में रहा है। 2014 से 19 तक नड्डा मंत्रिमंडल में थे, और 19 के बाद जो है 24 तक अनुराग ठाकुर जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल रहे। एक वजह यह भी हो सकती है कि जेपी नड्डा ने जिस तरह से लगातार काम किया है पार्टी के लिए एक अध्यक्ष के तौर पर, अच्छी परफॉर्मेंस भी कई राज्यों से मिली है, क्या उन्हें इनाम के तौर पर ये केंद्रीय मंत्री पद का जो हिस्सेदार बनाया जा रहा है, या फिर क्योंकि बीजेपी का कोटा इस बार कम रहेगा, मंत्रियों की संख्या कम रहेगी 2019 के मुकाबले, क्योंकि इस बार पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार नहीं बना पाई है, एनडीए के सहयोगियों को साथ लेकर चलना है, क्या एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि सीमित मंत्रियों को आगे किया जा रहा है? देखिए, इस बार स्वाभाविक रूप से बीजेपी के कोटे के मंत्रियों की संख्या, वंदना जी, बिल्कुल कम होना तय है, क्योंकि सहयोगी दलों की तरफ से उन्हें भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना है। 2019 में जैसे मैंने बार बार कहा कि सहयोगी दलों को केवल मंत्रिमंडल में एक एक जो है कि उन्हें पद जो उन्हें दिया गया था, लेकिन इस बार उनके संख्या बल के अनुसार उन्हें पद प्राप्त होने हैं। तो ऐसे स्थिति में हिमाचल प्रदेश में जो हम लोग देख रहे हैं, बात तो सही है कि शाम तक में ही स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन अगर अनुराग जी को जो है कि संगठन की जिम्मेवारी दे दी जाए तो कोई आश्चर्यजनक स्थिति नहीं है वहाँ पे। और वैसे भी देखिए, हिमाचल प्रदेश में अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने शानदार परिणाम जो है कि दिया है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि विधानसभा चुनाव के दरमियान में अनुराग ठाकुर जी के जो नीचे जो तमाम विधानसभा क्षेत्र थे वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार हुई थी। लेकिन क्या उस समय के आधार पर अभी निर्णय लिया जाएगा, इसकी संभावना काफ़ी कम है। तो देखना पड़ेगा कि क्या परिस्थितियां बन रही है, लेकिन अलग अलग कई लोगों के जब बीजेपी के कोटे से मंत्रियों की संख्या कम होगी तो कई लोगों को संगठन में जिम्मेवारी में लगाया जाएगा। ये स्वाभाविक एक स्थिति बनेगी। और ये जिम्मेदारी बदली जाना या फिर तय होना जरूरी भी है, क्योंकि आने वाले वक्त में अलग अलग राज्यों में विधानसभा इलेक्शंस की भी तैयारी करनी है, और बीजेपी तो कही जाती है कि चुनावी पार्टी है, हर वक्त वो इलेक्शन मोड में रहती है। लेकिन राहुल जी, चूंकि आज शपथ ग्रहण का दिन है, और अब 2014-2019 की जो तस्वीरें हैं सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड हो रही हैं, और 2014-19 के शपथ ग्रहण की वो तस्वीरें जो शाम के वक्त थी, मेरे मन में एक सवाल आया कि क्या ये प्रोटोकॉल है कि शाम में ही शपथ होती है? फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा तो नहीं, शाम में शपथ हो ये प्रोटोकॉल नहीं है, तो क्यों नरेंद्र मोदी ने शाम में ही शपथ लेना चुना होगा? और ये टाइम 7 बजे भी हो सकता था, 8 बजे भी हो सकता था, 7:15 ही क्यों? हालांकि आप एस्ट्रोलॉजर नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में सवाल है। नहीं, बिल्कुल जो आपके मन में सवाल है, मैं स्पष्ट दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन 7:15 बजे अगर वो शपथ ग्रहण हो रहा है वो शुभ मुहूर्त की स्थिति होगी। चूंकि मैं अगर 2014 याद करूं, 16 मई को चुनाव